ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम, सबका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों पिछले वीडियो में हमने 2023 की 15 सर्वोत्कृष्ट भारतीय फिल्मों के बारे में चर्चा की, जिसमें कुछ बॉलीवुड के और कई सारे रीजनल फिल्मों के नाम थे। अभी इस वीडियो में हम 2023 की 20 सर्वोत्कृष्ट सबसे बढ़िया हॉलीवुड की फिल्मों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। वैसे ये पूरी लिस्ट हॉलीवुड की नहीं है, अमेरिकन फिल्मों की नहीं है। इसमें से 3 फिल्में अलग है, अमेरिकन नहीं है। एक उसमें से फिनलैंड की फिल्म है, दूसरी जर्मनी की है और तीसरी जापानीज फिल्म है। बाकी 17 अमेरिकन है। ज़्यादा मैंने इंटरनेशनल कंटेंट देखा नहीं है, देख भी नहीं पाता, क्योंकि सबका सब ऑनलाइन OTT पर रिलीज़ भी नहीं होता। जो कुछ होता है तो भाई वो इतना ज़्यादा है कि सब कुछ एक अकेले आदमी को कवर कर पाना संभव भी नहीं है। तो जितना भी मैंने जो कंटेंट देखा है 2023 में, उसके आधार पर मैंने ये 20 की लिस्ट बनाई है। 2023 का वर्ष वैसे हॉलीवुड के लिए काफ़ी अच्छा गया, ऐसा हम कह सकते हैं। बहुत सारी बढ़िया बढ़िया फिल्में आई है। 2022 में उतना ज़्यादा बढ़िया कंटेंट नहीं आया था, इस कारण से मैंने 2022 में तो हॉलीवुड की बेस्ट वर्स्ट की लिस्ट भी नहीं बनाई थी। तो चलिए, हाँ, इसके बाद में मैं बॉलीवुड और हॉलीवुड की वर्स्ट फिल्मों की भी लिस्ट अपलोड करने वाला हूं। तो जो नए मित्र ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और सभी मित्र वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। कम से कम 15,000 लाइक्स आज के हमारे इस वीडियो पर आने ही चाहिए, और वीडियो पूरा अवश्य देखना। चलिए शुरुआत करते हैं 2023 की हॉलीवुड की टॉप 20 फिल्मों की लिस्ट पर चर्चा की। तो 20 नंबर पर है द फ्लैश। देखिए, स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स को मैंने द फ्लैश से 0.5 रेटिंग ज़्यादा दी थी। द फ्लैश को मैंने 7.5 आउट ऑफ 10 स्टार्स की रेटिंग दी थी, और स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स को 8 आउट ऑफ 10 स्टार्स की। परंतु यहाँ पर मैंने अक्रॉस द स्पाइडरवर्स को ऐड नहीं किया है इस लिस्ट में। 20 फिल्मों में भी उस फिल्म का नाम मैंने ऐड नहीं किया है, क्योंकि देखिए ऑब्वियसली मैंने जो 0.5 की रेटिंग ज़्यादा दी थी वो उसके फिल्म मेकिंग के कारण। स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स फिल्म मेकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप उसे देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया फिल्म थी। उसके विजुअल्स इतने गजब के थे, जो एनिमेशन स्टाइल अलग अलग प्रकार के हम वहाँ पर देखते हैं ना, गजब, बहुत ज़्यादा बढ़िया। उस दृष्टि से, फिल्म मेकिंग की दृष्टि से वो फिल्म थी। पर जब बात आती है फिल्म की थीम की, फिल्म की फिलॉसफी की, मैसेज की, तो वहाँ पर द फ्लैश बाजी मार जाती है। मैंने द फ्लैश के मूवी रिव्यू के बाद में उसका फिलॉसफी एक्सप्लेनेशन वाला अलग से वीडियो भी बनाया था। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा ना, तो मैं प्रार्थना करता हूँ प्लीज़ आप उस वीडियो को अवश्य देखना। लेकिन सभी के सभी 20 फिल्मों के रिव्यू आप हमारे प्रतीक फिल्म थियरी चैनल पर देख सकते हैं। उनमें से जो महत्वपूर्ण वीडियोस होंगे वो मैं आपको बताते जाऊंगा। जैसे कि अभी मैंने बताया कि द फ्लैश का फिलॉसफी एक्सप्लेनेशन वाला जो वीडियो है वो हमारे इसी मुख्य चैनल प्रतीक बुराड़े पर ही आपको मिल जाएगा। आप सर्च करना द फ्लैश फिलॉसफी एक्सप्लेनेशन या प्रतीक बुराड़े, ऐसा द फ्लैश प्रतीक बुराड़े लिखेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा। विश्वास करिए, आपको बहुत कुछ वहाँ उस वीडियो के माध्यम से जानने को मिलेगा। तो द फ्लैश मुझे उस दृष्टि से ज़्यादा बेटर लगी। तो बिल्कुल फिल्म आप अवश्य देखना और हमारा वो वीडियो भी। इसके बाद में 19 नंबर पर है द सुपर मारियो ब्रदर्स। पिछले 3 वर्षों से डिज्नी एक के बाद हमें डिसअपॉइंट करते जा रहा था। 3-4 वर्षों से इतनी घटिया घटिया वोक प्रोपेगेंडा वाली एनिमेशन फिल्में डिज्नी बनाते जा रहा है। अमेरिका में ही डिज्नी का इतना विरोध हुआ है, इस पर मैंने कई सारे वीडियोस बनाए हुए हैं कि किस प्रकार से अमेरिकन ऑडियंस ही फ्रस्ट्रेट हो गई है, परेशान हो गई है डिज्नी के वोक कंटेंट से। ऐसे समय में इल्यूमिनेशन ने एक प्रकार से बाजी मार ली है, ऐसा कहना पड़ेगा। सुपर मारियो ब्रदर्स, उसको लेकर अमेरिकन यूट्यूबर्स के कई सारे डिस्कशन के वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगे। इतने सारे वीडियोस हैं, और जनता का जो प्रेम सुपर मारियो ब्रदर्स को मिला ना, वो बस इस कारण से कि उसमें कोई वोक प्रोपेगेंडा नहीं था। और इवन कुछ वोक्स और लिबरल्स को उस फिल्म से काफ़ी परेशानी भी हुई थी, कुछ पॉइंट्स को लेकर के। उसके बारे में हमने चर्चा भी की हुई है। तो सुपर मारियो ब्रदर्स बहुत बहुत ज़्यादा बढ़िया फिल्म है। इवन मतलब उसमें कुछ बहुत डीप फिलॉसफी हो, कुछ बहुत डीप मीनिंग हो, ऐसी बात नहीं है। पर हाँ, कोई वोक एजेंडा नहीं था। एंटरटेनिंग फिल्म है, एक एनिमेटेड फिल्म जैसी होनी चाहिए, जहाँ पर हम बच्चों के साथ में, परिवार के साथ में एक फिल्म को देख सके। और इसी कारण से आप कल्पना करिए, टॉप गन मैवरिक के जितना कलेक्शन इस फिल्म ने किया, सुपर मारियो ब्रदर्स ने 1.3 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा का कलेक्शन सुपर मारियो ब्रदर्स ने किया है। बहुत बढ़िया फिल्म। इसके बाद में 18 नंबर पर है कोकेन बियर। ये एक प्रकार से एक मॉन्स्टर कॉमेडी या हॉरर कॉमेडी हम इसे कह सकते हैं, और बहुत ही अलग, एक्सेप्शनल ऐसा कुछ एक्सपीरियंस ये फिल्म आपको देगी। ऑनलाइन रेटिंग पर मत जाइए, आप इस फिल्म को देखिए, ये अवश्य आपको एंटरटेन करेगी। बहुत ही बढ़िया, फनी, एंटरटेनिंग ऐसी ये फिल्म है। इसके बाद में 17 नंबर पर है 100x या 10, 10वां पार्ट 100 का।
100 फिल्म सीरीज़ की पिछली कुछ फिल्में मैंने पूरी की पूरी सीरीज़ तो नहीं देखी है, पर कई वर्षों के बाद में 100 फिल्म सीरीज़ की सबसे बढ़िया फिल्म ये आई है। ऐसा ऑनलाइन भी हमें पढ़ने को मिला है और मैंने जब इस फिल्म को देखा ना, मुझे पर्सनली फिल्म बहुत पसंद आई। कुछ नया अलग एक्सपीरियंस ये फिल्म हमें देती है। स्लैशर फिल्में तो बहुत सारी आती रहती है, 100 फिल्म सीरीज़ की ही 10वीं ये फिल्म है, परंतु फिर भी आपको कहीं पर भी कोई बात ऐसी ज़्यादा रिपीटेड नहीं लगेगी। बिल्कुल अलग एक्सपीरियंस ये फिल्म आपको देगी। और जिस प्रकार से कैरेक्टर डेवलपमेंट लीड कैरेक्टर की जैसे उन्होंने की है ना, इवन इतना भयानक कैरेक्टर, उसके प्रति भी आप अंदर से कुछ फील करेंगे, सिंपैथी। अगर आपको स्लैशर फिल्में पसंद है तो बिल्कुल आपको ये निराश नहीं करेगी। इसके बाद 16 नंबर पर है सिसु। ये अमेरिकन फिल्म नहीं है, फिनिश फिल्म है, फिनलैंड की फिल्म है। पर देखिए इतनी बढ़िया है ये एक्शन फिल्म कि इसे वर्ल्ड वाइड रिलीज़ किया गया। अधिकतर हम देखते हैं कि हॉलीवुड का ही कंट्रोल होता है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत बड़ा है, हॉलीवुड की फिल्में ज़्यादातर वर्ल्ड वाइड रिलीज़ होती है। पर ये फिल्म इतनी ज़्यादा बढ़िया थी कि हॉलीवुड के प्रोडक्शन हाउस सोनी ने, जितना मुझे, सोनी ने ही इसके राइट्स खरीदे थे और डिस्ट्रीब्यूट किया इसे। तो हाँ, कंटेंट बढ़िया था। एक्शन फिल्म, अगर आपको फिल्म्स देखना पसंद है तो बहुत ज़्यादा बढ़िया, गजब की ये फिल्म। ढेर सारा वायलेंस, खून खराबा और कुछ अलग आपको देखने को मिलेगा। और बहुत ज़्यादा कुछ मतलब एक्सपेक्ट मत करना कहानी से, पर बस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बढ़िया फिल्म है। इसके बाद में 15 नंबर पर है ट्रांसफॉर्मर्स राइज ऑफ द बीस्ट्स। ट्रांसफॉर्मर्स फिल्म सीरीज़ की ये 7वीं फिल्म है और जैसा कि मैंने बम्बलबी के रिव्यू में भी कहा था, इसकी 6ठी फिल्म 2018 में जो आई थी और ये 7वीं फिल्म 2023 में आई है। माइकल बे ने जब से इस सीरीज़ को छोड़ा है उसके बाद से ये सीरीज़ इम्प्रूव होते जा रही है और ज़्यादा बढ़िया होते जा रही है। हालांकि आप बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की दृष्टि से देखेंगे तो माइकल बे की फिल्मों ने ज़्यादा कलेक्शन किया हुआ है, पर अगर आप स्टोरी और ओवरऑल एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें, कैरेक्टर डेवलपमेंट की बात करें, तो एक शुरुआत की पहली फिल्म ट्रांसफॉर्मर्स फिल्म सीरीज़ की अगर हम छोड़ दें तो बाकी चारों फिल्में बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग थी, बहुत ही ज़्यादा। पर बम्बल बी से ये फिल्म इम्प्रूव होते जा रही है और ट्रांसफॉर्मर्स राइज ऑफ द बीस्ट्स बहुत ज़्यादा बढ़िया फिल्म है। विशेष इसका सेकंड हाफ, जो बिल्कुल एंडिंग की जो पूरी फाइट सीक्वेंस है, बम्बलबी की जो एंट्री है, आप लिटरली सीट से उछल पड़ेंगे। कुछ ऐसे एक्शन सीक्वेंसेस हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इसके बाद में 14 नंबर पर है एविल डेड राइज। मैंने एविल डेड राइज फिल्म सीरीज़ की 1981 में आई हुई और उसके बाद में 2013 में आई हुई 2 फिल्में देखी हुई है। उनके बीच में 2 और फिल्में आई थी, वो नहीं देखी है। 2023 की फिल्म पिछली फिल्मों से बिल्कुल अलग है। हालांकि मूल थीम वही है, मेसोपोटामियन के जो सुमेरियन सभ्यता के जो लोग थे वो शैतानी थे। मतलब जैसा कि हॉलीवुड हमेशा से एंशिएंट कल्चर्स को डेविल वर्शिपर्स के रूप में प्रस्तुत करते आया है, तो यहाँ पर भी सेम थीम देखने को मिलेगी। तो सुमेरियन सभ्यता के जो लोग थे वे शैतानी थे, शैतान की पूजा करते थे। तो उनकी जो एंशिएंट बुक है वो खुल जाती है तो उसमें से शैतान निकलता है। बेसिक थीम वही है। 1981 और 2013 की जो मूल थीम है वही यहाँ पर भी है, परंतु इस बार कहानी जंगल में स्थित नहीं है, शहर के बीचों बीच एक अपार्टमेंट में स्थित है। और एक एविल डेड फिल्म सीरीज से जो कुछ भी हम एक्सपेक्ट करते हैं वो सब कुछ यहाँ पर देखने को मिलेगा। 2013 की फिल्म जितना यहाँ वायलेंस नहीं है, परंतु वायलेंस कम भी नहीं है। मुझे पर्सनली फिल्म पसंद आई थी। ओवरऑल स्टोरी हो, कैरेक्टर्स हो, इमोशंस हो, बढ़िया फिल्म है। इसके बाद 13 नंबर पर है टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल म्यूटेंट मेहम। काफ़ी बड़ा नाम है इसका, पर सच में बहुत बढ़िया फिल्म है। इसे तीसरी बार टीनेज म्यूटेंट सीरीज़ को रिबूट किया गया है, ये तीसरा रिबूट है। और मैंने पिछली फिल्में तो नहीं देखी इसकी, पर बचपन में डिज्नी और पर टीनेज म्यूटेंट इसकी जो एक सीरीज़ आती थी ना, वो मैं देखता था, तो बचपन की यादें इसके साथ में जुड़ी हुई है। और इस बार ये जो फिल्म है वो सच में बहुत बढ़िया बनी हुई है। ओवरऑल स्टोरी, कैरेक्टर डेवलपमेंट, इमोशंस और बहुत ही लवेबल, लाइकेबल, प्यारे ऐसे कैरेक्टर्स थे। शुरुआत से अंत तक फिल्म हमें अपने साथ में जोड़ कर रखती है। फिल्म का मैसेज भी बहुत ज़्यादा बढ़िया था। इसके बाद में 12 नंबर पर है द क्रिएटर। देखिए, ह्यूमंस वर्सेस एआई या ह्यूमंस वर्सेस टेक्नोलॉजी, रोबोट्स, इस थीम पर आज तक ढेर सारा कंटेंट बना हुआ है। इतना बना हुआ है कि पूछिए मत। और सब जगह पर लगभग एक जैसी ही थीम देखने को मिलती है कि जो एआई है या रोबोट्स है या मशीन्स है, वो आने वाले समय में इतने ज़्यादा एडवांस्ड हो जाते हैं कि पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन को कंट्रोल करने लग जाते हैं, ह्यूमंस को कंट्रोल करने लग जाते हैं, सब कुछ अपने हाथ में ले लेते हैं। यहाँ पर भी सेम थीम है, पर यहाँ इसका प्रेजेंटेशन बिल्कुल ही अलग है। ह्यूमन वर्सेस एआई के साथ में ही यहाँ पर ईस्ट वर्सेस वेस्ट, ये थीम भी उन्होंने दिखाई है। ईस्ट यानी जो
पूर्व की जो एशियन कंट्रीज़ है, सभ्यताएं हैं, वो और वेस्टर्न कल्चर में, वेस्टर्न सभ्यता में क्या डिफरेंस है, क्या फ़र्क है, ये एक बेसिक थीम हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। परंतु वही बात कि वेस्ट के चाहे लिबरल्स हो या वेस्ट के चाहे कंजर्वेटिव्स हो, उनके लिए हिंदू सभ्यता, हिंदू संस्कृति एग्जिस्ट ही नहीं करती है। वो उसको कभी भी दिखाते ही नहीं है। सेम बात यहाँ पर भी हमें देखने को मिलती है। परंतु फिर भी ओवरऑल थीम अच्छी थी। एक अलग दृष्टिकोण से ह्यूमन वर्सेस एआई की थीम को यहाँ पर एक्सप्लोर किया गया है इसके मेकर्स की तरफ से। और भाई विजुअल्स के बारे में तो पूछिए ही मत, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया इसके विजुअल्स थे फिल्म के। इसके बाद में 11 नंबर पर है माइग्रेशन, जो इसी हफ्ते रिलीज़ हुई है। बस अभी 3-4 दिन पहले ही मैंने इसका रिव्यू किया है। बहुत ही प्यारी एक सिंपल सी फैमिली ड्रामा फिल्म, और ये भी इल्यूमिनेशन की ही फिल्म है, एनिमेटेड फिल्म। सुपर मारियो ब्रदर्स के बाद में इल्यूमिनेशन की ये दूसरी फिल्म है हमारी इस लिस्ट में। और देखिए डिज्नी कितना बड़ा मार्केट खो रहा है। सुपर मारियो ब्रदर्स ने $1.3 बिलियन का बिजनेस किया, लगभग टॉप गन मैवरिक के जितना। और यहाँ अभी माइग्रेशन को भी काफ़ी सफलता प्रेम मिल रहा है, अभी हाल ही में रिलीज़ हुई है वो। और एक प्यारी सी फैमिली ड्रामा फिल्म जहाँ पर एक ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से एक परिवार का चित्रण किया गया है। पति पति की तरह है, पत्नी पत्नी की तरह है, माँ माँ की तरह है, पिता पिता की तरह है। कोई ज़बरदस्ती का वोक एजेंडा नहीं है। बहुत प्यारी लवेबल ऐसी कहानी है। बाकी आप हमारा माइग्रेशन का रिव्यू देखना। हाँ, वेस्टर्न कंजर्वेटिव्स की जो आदत होती है वो यहाँ पर भी हमें देखने को मिलती है। हिंदू सभ्यता संस्कृति को मजाकिया तरीके से प्रस्तुत करने की, अब वो क्या है क्या नहीं, उसके लिए आप हमारा माइग्रेशन का रिव्यू देखना। तो ये हो गए 11 नंबर तक हम आ गए हैं। अब आते हैं, हम आगे बढ़ते हैं टॉप 10 फिल्मों की तरफ 2023 की हॉलीवुड की। तो 10 नंबर पर है किलर्स ऑफ द फ्लावर मून। इसके रिव्यू में मैंने बहुत विस्तार से चर्चा की है, और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि किलर्स ऑफ द फ्लावर मून का हमारा रिव्यू आप बिल्कुल भी मिस मत करना। प्रतीक फिल्म थियरी चैनल पर या आप बस यूट्यूब पर जाकर सर्च करिए, बहुत विस्तार से मैंने डिटेल में चर्चा की है कि भारत के फिल्म मेकर्स, मतलब देखिए जो इंडिजिनियस ट्राइब्स है अमेरिका में, सैकड़ों वर्षों का इतिहास अगर अमेरिका का आप देखेंगे तो स्पेनिश इंक्विजिशन, वहाँ पर इंडिजिनियस ट्राइब्स पर जो अत्याचार हुए, हत्या, लूट, बलात्कार, लाखों लाखों, इवन करोड़ों में वो संख्या है, जो एंशिएंट कल्चर के जो इंडिजिनियस ट्राइब्स थे उनको समाप्त किया गया, उनकी हत्याएं हुई है, जो इंक्विजिशन का कालखंड था। और उसके बाद में भी उन ट्राइब्स पर हमेशा से ही अन्याय अत्याचार अमेरिका में होता आया है। नॉर्थ ईस्ट का मैंने उदाहरण दिया था किलर्स ऑफ द फ्लावर मून के हमारे रिव्यू में। अब मैं यहाँ पर डिटेल में जाऊँगा तो बहुत विषय परिवर्तन हो जाएगा, पर प्लीज़ आप हमारा किलर्स ऑफ द फ्लावर मून का रिव्यू अवश्य देखना। चलिए इसके बाद में 9 नंबर पर है ऑल क्वाइट ऑन वेस्टर्न फ्रंट। ये अमेरिकन फिल्म नहीं है, जर्मन फिल्म है, और जर्मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर वर्ल्ड वॉर को दिखाया है। ये मैंने देखी हुई कम से कम पहली ऐसी फिल्म है जिसमें वर्ल्ड वॉर पर जो फिल्म आधारित है, परंतु यहाँ पर जर्मन्स को एक प्रकार से जर्मन सेना के प्रति, सैनिकों के प्रति सिंपैथी उत्पन्न करने का यहाँ पर प्रयास किया गया है। इससे पहले हमने वर्ल्ड वॉर पर आधारित जितनी भी फिल्में देखी है ना, वहाँ पर जर्मनी को बिल्कुल जर्मन सोल्जर्स को बिल्कुल इमोशनलेस क्रीचर्स के रूप में प्रस्तुत किया जाता रहा है हमेशा से। ये फिल्म बिल्कुल अलग टेक लेती है। वर्ल्ड वॉर 1 के समय पर ये फिल्म आधारित है, और जर्मन सोल्जर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से युद्ध की भीषणता यहाँ पर उन्होंने दिखाई है। एंटाई वॉर थीम है इस फिल्म की, और मैं फिर से रिक्वेस्ट करूँगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण रिव्यू है। बहुत कुछ नया आपको जानने को मिलेगा। 21 मिनट का लगभग वो वीडियो है हमारा ऑल क्वाइट ऑन वेस्टर्न फ्रंट का, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। उसका रिव्यू आप अवश्य देखना। फिल्म मेकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से टेक्निकली फिल्म एक्सट्रीमली वेल मेड है, परंतु उस फिल्म की जो थीम है उसे हम भारत में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। वहाँ पर राष्ट्रवाद की भावना से ओतप्रोत जो सोल्जर्स है जर्मन, वो बाद में किस प्रकार से आत्मग्लानि की भावना से भर जाते हैं, उस थीम को हम भारत में अप्लाई नहीं कर सकते। इसके बारे में मैंने विस्तार से चर्चा की है उस रिव्यू में, प्लीज़ आप उसे अवश्य देखना। इसके बाद में 8 नंबर पर है जॉन विक 4। भाई अब इसके बारे में तो मैं क्या कहूँ, आप जॉन विक पूरी की पूरी सीरीज़ अपने आप में वन ऑफ द बेस्ट एक्शन फिल्म्स एवर मेड हम कह सकते हैं, ऐसी ये सीरीज़ है। जॉन विक 4 में सारी की सारी बातों को बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल पर ले जाया गया है। बहुत ही बढ़िया फिल्म, बहुत ही एंटरटेनिंग फिल्म, जो आप एक से ज़्यादा बार भी हमें देखने का मन करता है, जॉन विक 4। इसके बाद में 7 नंबर पर है फिर से एक बार एक एक्शन फिल्म जिसे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है पूरे विश्व भर में,
मिशन इम्पॉसिबल डेड रिकनिंग पार्ट 1। ये केवल पार्ट 1 है, पार्ट 2 इसी वर्ष 2024 में आने वाला है। एक ही पार्ट को 2 पार्ट में 2 भागों में डिवाइड किया है, पर फिर भी 2.25 घंटे का था ये पहला पार्ट, पर फिर भी कहीं पर भी उसने मुझे तो कम से कम भाई बोर नहीं किया। मुझे बहुत पसंद आया। हालांकि फॉलआउट को जो 2017 में आई थी उसे मैं डेड रिकनिंग से ज़्यादा बेटर रखूँगा, और पूरी मिशन इम्पॉसिबल सीरीज़ की फॉलआउट सबसे बढ़िया फिल्म है। पर डेड रिकनिंग भी कहीं पर भी हमें निराश नहीं करती है। और अगर ओवरऑल एक्शन फिल्मों की दृष्टि से अगर रैंक करना हो जॉन विक और मिशन इम्पॉसिबल दोनों में से कौन सी बढ़िया है, तो एक तो दोनों एक जगह पर ही आएगी, एक लेवल पर आएगी ऐसा कहना पड़ेगा, या फिर ओवरऑल एक्सपीरियंस की हम बात करें तो मिशन इम्पॉसिबल थोड़ी सी ऊपर जाएगी। क्योंकि जॉन विक में हमें लगभग एक प्रकार के एक्शन सीक्वेंसेस बार बार देखने को मिलते हैं, पर मिशन इम्पॉसिबल एक ऐसी फिल्म है जहां पर बहुत सारे अलग अलग प्रकार के फाइट सीक्वेंसेस, एक्शन कोरियोग्राफी और चेसिंग सीक्वेंसेस, वो भी इतने अलग अलग प्रकार के, बाइक चेसिंग सीक्वेंस और फिर दौड़ते हुए कार में और हेलीकॉप्टर्स में, पता नहीं इतने सारे अलग अलग प्रकार के चेसिंग सीक्वेंसेस। तो ओवरऑल एक पैकेज हमें मिशन इम्पॉसिबल में मिलता है। इसके बाद में 6 नंबर पर है मिसिंग सर्चिंग 2। पहला जो सर्चिंग पार्ट था वो तो भाई मतलब जब पहली बार मैंने उसे देखा था ना, क्या एक्सपीरियंस था भाई, ऐसा कुछ मैंने पहले कभी नहीं देखा था। थिएटर में मैंने देखी थी पहला सर्चिंग, सेकंड पार्ट भी मैंने थिएटर में ही देखा, पर भाई पहले पार्ट की लेगेसी को इसने कंटिन्यू किया है। यहाँ पर भी उतने ही सारे ट्विस्ट और टर्न्स हैं, लगातार हमारी आंखें चिपकी रहती है स्क्रीन से, अब आगे क्या होगा क्या होगा, हमारी उत्सुकता बढ़ती जाती है। तो बिल्कुल अगर आपने नहीं देखा है मिसिंग सर्चिंग #सर्चिंग 2 को, इसे अवश्य देखना। अब समय आ गया है टॉप 5 की तरफ जाने का। तो 5 नंबर पर है एक हॉरर फिल्म, और बहुत ही अलग हॉरर फिल्म जिसमें कोई सुपरनैचुरल थीम नहीं है, पर फिर भी ये फिल्म आपको डराएगी। तो फिल्म है मेगन। मैंने थिएटर में इस फिल्म को देखा था, और भाई देखिए थीम अगर आप देखेंगे तो एक AI जिसमें बाद में इमोशंस डेवलप हो जाते हैं, वो सब कुछ कंट्रोल करने लग जाता है, सबको करना चाहता है, ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाता है, वो रोबोट हो या AI हो या खिलौना कह लीजिए, जो भी है। तो थीम तो सेम है, पर इसका प्रेजेंटेशन इतना ज़्यादा बढ़िया है मेगन में। और हमें पता होता है कि भाई ये एक खिलौना है, एक रोबो है, अंततः ये कोई सुपरनैचुरल नहीं है, कोई ऐसा एंटिटी या कोई भूत प्रेत वगैरह वैम्पायर कुछ भी नहीं भाई, पता है रोबोट है। पर फिर भी इस प्रकार से इस फिल्म में उसे प्रेजेंट किया ना उस कैरेक्टर को, हम उसकी तरफ देखकर ही डर लगता है कि भाई पता नहीं ये क्या कर बैठेगी। उसकी आंखें, उसके चलने का तरीका, गजब। मेरी बस एक ही बात मुझे लगी कि भाई ये छोटी क्यों थी फिल्म, मुझे तो और ज़्यादा देखना था। इसके सेकंड पार्ट के लिए तो मैं बहुत बहुत ज़्यादा वेट कर रहा हूँ। विशेषतः इस फिल्म का भी जो सेकंड हाफ है ना, वो बहुत बढ़िया था। अगर आपने नहीं देखा है मेगन को तो अवश्य देखना। इसके बाद में 4 नंबर पर है एक बहुत ही हर्ट वार्मिंग प्यारी सी ऐसी फिल्म, अ मैन कॉल्ड ऑटो। ऑटो एंडरसन नाम के कैरेक्टर की ये कहानी है। टॉम हैंक्स ने इस कैरेक्टर को प्ले किया है। मुझे इस फिल्म के बारे में कुछ भी पता नहीं था, पर जब मैंने इस फिल्म को देखा ना, फिल्म के एंडिंग में आपके आंखों में अश्रु आएंगे ही आएंगे। बहुत प्यारी फिल्म। ऑटो एंडरसन जो है वो एक राष्ट्रवादी कैरेक्टर दिखाया है। अपने आदर्शों मूल्यों पर वो हमेशा डटा रहता है, अड़ा रहता है। जो रूल्स है, रेगुलेशंस है उनके सोसाइटी के, कोई भी थोड़ा सा भी उनको तोड़ता है तो तुरंत उनको टोकता है, रोकता है। और जिस प्रकार से उसके पूरे जीवन को ऑटो के इसमें उन्होंने डेवलप किया है, दिखाया है कुछ फ्लैशबैक्स के माध्यम से, और उसकी एक मित्रता उनकी ही सोसाइटी के एक व्यक्ति से जो दिखाई है, इतनी प्यारी फिल्म है, इतनी प्यारी। और ऑटो का कैरेक्टर जिस प्रकार से प्रेजेंट किया है ना, आप तुरंत उसके साथ में जुड़ जाएंगे, आप और ज़्यादा उसके बारे में जानना चाहेंगे। बहुत प्यारी फिल्म, बहुत ही ज़्यादा। इसके बाद में 3 नंबर पर है, ये अमेरिकन फिल्म नहीं है, जापानीज़ फिल्म है। बहुत सारे मित्रों ने गेस कर लिया होगा, बिल्कुल सुजुमे। जापानीज़ एनीमे है। मकोतो शिनकाई उनकी योर नेम हो या विदरिंग विथ यू, दोनों ही फिल्में मुझे बहुत पसंद आई थी। योर नेम तो बहुत ज़्यादा बढ़िया थी, और सुजुमे को मैं उसी लेवल का रखूँगा। मैंने इसको फुल मार्क्स दिए थे। बहुत ज़्यादा प्यारी फिल्म, बहुत ज़्यादा बढ़िया। स्टोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल नया एक्सपीरियंस ये फिल्म हमें देगी। इतने प्यारे कैरेक्टर्स, मैं आप सभी को सुजुमे को स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ। अब बस अंत के 2 नाम रह गए हैं। मैं आपको वो नाम बताऊं उससे पहले आप कमेंट सेक्शन में लिखिए कि टॉप 2 फिल्में कौन सी होंगी।
मेरे बताने से पहले आप कमेंट सेक्शन में गेस करके लिखिए, लगे तो वीडियो पॉज करके फिर सोच कर लिखिए कौन सी फिल्में हो सकती है, बाद में आप देखना कि आपने सही गेस किया या नहीं। तो चलिए, 2 नंबर पर है द वेल। मैंने जब इसका पोस्टर देखा था ना तो मुझे लगा था कि यार ये कुछ बॉडी शेमिंग को लेकर कुछ वोक्स का प्रोपेगेंडा वगैरह होगा, पर नहीं, ये फिल्म उससे एग्जैक्टली अपोजिट है। वोक्स और लिबरल्स ने इस फिल्म को लेकर के छाती कूटी थी वेस्ट में, उसको लेकर कई सारे अमेरिकन यूट्यूबर्स के वीडियोस आपको मिल जाएंगे। इवन एक भारतीय एलिट क्रिटिक ने भी इसका रिव्यू किया था। उनको भी ये फिल्म प्रॉब्लमेटिक लगी थी। और प्रॉब्लमेटिक क्यों लगी थी? क्योंकि ये फिल्म रियलिस्टिक है। ये फिल्म बता दी है कि आप जो आज गलत निर्णय ले रहे हैं उसके परिणाम आपको भुगतने पड़ेंगे। फिर तब जाकर आप छाती नहीं कूट सकते समाज के नाम से, परिवार के नाम से, इनके नाम से, उनके नाम से। नहीं, आपने जो गलत डिसीजन लिए हैं, निर्णय लिए हैं, उसके भयावह परिणाम आपको भुगतने पड़ेंगे। प्रोपेगेंडा, बॉडी शेमिंग को लेकर जो प्रोपेगेंडा फिल्में होती है ना, उसमें तो हमने भारत में भी वो फिल्म देखी थी ना, सोनाक्षी सिन्हा और हुमा कुरैशी की, कि ये लाओ, ये कोल्ड कॉफ़ी लाओ, ये लाओ, वो लाओ, ये खाएंगे, वो खाएंगे, कौन होते तुम जज करने वाले, समाज कौन होता है जज करने वाला, फलाना निमका वगैरह वगैरह। ये फिल्म उससे एग्जैक्टली अपोजिट है। इस प्रकार का जो माइंडसेट होता है ना कि कल किसने देखा है, 4 दिन की जिंदगी है, खाओ पियो, ऐश करो, मौज करो, उसके भयावह परिणाम क्या होते हैं, ये फिल्म बिल्कुल स्पष्टता के साथ में बिना किसी लाग लपेट के दिखाती है। आप जो निर्णय लोगे उसका परिणाम ये है, ये भुगतना पड़ेगा आपको, आप उससे बच नहीं सकते। कठोर लगेगी फिल्म, पर आवश्यक है वो कठोरता, बहुत महत्वपूर्ण। और इसी कारण से वोक्स और लिबरल्स को तकलीफ तो होनी ही थी एक अच्छे मैसेज की फिल्म को देख करके। और भाई परफॉर्मेंस, अरे बाप रे, फिल्म के एंडिंग में आप नहीं रोए तो मुझे बताना, एकदम आपको तोड़ देगी अंदर से फिल्म, लिटरली तोड़ देगी। बहुत प्यारी फिल्म, बहुत ही ज़्यादा। इसके बाद में 1 नंबर पर जो फिल्म है ना, वो इससे भी ज़्यादा बढ़िया है। ये ऐसी फिल्म है जो इतना रुलाएगी आपको, इतना इमोशनल करेगी, और ऐसे इतनी सुंदर फिलॉसफी है ना, मतलब मैंने तो इसके थंबनेल पर ही लिखा था कि गीता के ज्ञान को इतनी सुंदरता से इसमें प्रस्तुत किया है कि क्या कहना, वाह। तो 1 नंबर पर है, कई सारे मित्रों ने गेस कर लिया होगा, पुस इन बूट्स द लास्ट विश। भाई मतलब मैं इसको दोबारा देख नहीं पाया, मैं इसको दोबारा से देखना चाहूँगा। बहुत ज़्यादा प्यारी फिल्म, इतनी सुंदरता से लिखे गए कैरेक्टर्स, कहानी, उनके पीछे का मैसेज, उनके पीछे के इमोशंस, गजब, बहुत प्यारी। ये जो मैंने 20 नाम बताए हैं ना, इनमें से जो कुछ मैंने अलग से जिनकी प्रशंसा की ना, ज़रूर देखना उन फिल्मों को, ज़रूर, बहुत बढ़िया फिल्में हैं। और चलिए, ये तो थी मेरी लिस्ट 2023 की 20 सर्वोत्कृष्ट हॉलीवुड की फिल्में या बाहर की फिल्में, फॉरेन की फिल्में, जो भी आपको कहना है आप कह सकते हैं। तो ये मेरी लिस्ट थी। बाकी आपको कौन सी फिल्में पसंद आई है 2023 में देखी हुई, मुझे आप नीचे कमेंट सेक्शन में अवश्य बताना। मेरी लिस्ट पर आपके विचार क्या है वो भी बताना, और क्या आपको सही लगा, कौन सी बातें गलत लगी, इसमें आप कुछ सीक्वेंस चेंज करना चाहते होंगे, जो भी आपके मन में है नीचे कमेंट सेक्शन में आप अवश्य लिखना। और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। 15,000 लाइक्स कम से कम आने ही चाहिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।